नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के मुख्य भागों में कम्यूटेटर क्या होता है। इससे पहले दो तीन पार्ट पढ़ लिए, दो तीन भाग पढ़ लिए आप लोगों ने, उनके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्हीं डीसी जनरेटर के मुख्य भागों का वर्णन करते हुए आज के इस वीडियो में कम्यूटेटर का कंप्लीट वर्गीकरण करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं उठे या ऐसा नहीं उत्पन्न हो, आप नहीं सोचो कि इसका आंसर क्या होगा कम्यूटेटर के बारे में, तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे आज कम्यूटेटर का, कैसे बनता है, क्या काम आता है, कहाँ किस प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि कम्यूटेटर के बारे में और कोई पर्सन ही ऐसा नहीं हो कि आप समझ नहीं सको। इसलिए दोस्तों, कम्यूटेटर का अध्ययन करने के लिए आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए ताकि आपको कम्यूटेटर के बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। देखो, कम्यूटेटर क्या होता है। कम्यूटेटर दोस्तों आपको बताता हूं। देखो, आप लोगों ने आर्मेचर पढ़ लिया। आर्मेचर में क्या पढ़ा कि आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर क्या करता है, वाइंडिंग को या चालक तार को सहारा प्रदान करता है, फिर चुंबकीय फ्लक्स में घुमाता है। तो फिर उस आर्मेचर में मान लो या आर्मेचर वाइंडिंग में मान लो जो ईएमएफ उत्पन्न होता है फैराडे के नियम अनुसार, आपने अब तक नहीं देखा तो देख लो, आर्मेचर के चैप्टर को पिछला वीडियो आर्मेचर का बनाया था मैंने। तो उस फैराडे के नियमानुसार जब आर्मेचर वाइंडिंग में या आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है तो वो जाता कहां पे है। सबसे बड़ी बात आती है कि वो आर्मेचर वाइंडिंग कहां संयोजित होगी जो कि उसको ईएमएफ देगी और फिर वो ईएमएफ अपने को बाहर सर्किट में प्रदान होगा। या फिर डीसी मोटर की बात करें तो उस डीसी मोटर को कौन ईएमएफ देगा, मतलब कि कौन विद्युत वाहक बल प्रदान करेगा, वो कम्यूटेटर ही होता है। इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न हुआ ईएमएफ कम्यूटेटर के द्वारा बाहर अपने को विद्युत वाहक मिलता है, वो कम्यूटेटर के द्वारा मिलता है। इसलिए कम्यूटेटर क्या करता है, आर्मेचर वाइंडिंग से ईएमएफ प्राप्त करता है और वो ईएमएफ ब्रश के द्वारा बाहर देता है। इसलिए कि एसी को डीसी में क्यों बदलता है, मैं आपको छोटे से हिंट देता हूं। देखो, जैसे आप लोगों ने देखा कि ये एन पोल और ये एस पोल, आपको गौर से समझाऊंगा, कभी आप भूल नहीं पाओगे कम्यूटेटर को होता क्या है, किस लिए बनाया गया था, क्यों बनता है, किसका स्वरूप है ये। आप लोगों ने देखा कि ये दो पोल है। अब यहां पर मैंने कोई चालक तार छोड़ा, गौर से देखना, यहां कोई चालक तार लिया या कोई लूप ले लिया, दो एक लूप लिया, मतलब एक कॉइल ले लिया आप लोगों ने, बाकी यहां तो बहुत से कॉइल होंगे। इस कॉइल को ये आप इसके अंदर घुमाओगे, इसके लंबवत होगा तो ईएमएफ का मान अधिक होगा। इसका मतलब ये ए और ये बी, ये सी और ये डी, आपको गौर से बताऊंगा आपको। जब ए बी पार्ट इसका इस एन पोल के लंबवत होगा तो इसमें ईएमएफ का मान सबसे अधिक होगा और यहाँ ईएमएफ का मान 0 होगा। इसका मतलब यहाँ ईएमएफ अधिक है, ये ईएमएफ अधिक है और यहाँ 0 है, यह मतलब 0 आ गया और यहाँ अधिक आ गया, ठीक है ना, ये अधिक आ गया और यहाँ 0 आ गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों ने एक स्लिप रिंग लगा दी, गौर से देखना, एक स्लिप रिंग लगाई और एक स्लिप रिंग ये लगाई, ये पार्ट और यहाँ दो कार्बन ब्रश लगाए और ये बाहर लोड लेंगे अपन। स्लिप रिंग क्या होती है, देखो एक तांबे का गोल छल्ला होता है, किसका, कॉपर का, हार्ड ऑन कॉपर का गोल छल्ला होता है, वो यहाँ पे लगा दिया। आप लोगों को स्लिप रिंग पढ़ाएंगे, स्प्लिट रिंग पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगी। अब इतने मान लो कि दो स्लिप रिंग लगाई, यही चालक तार घूमेगा साथ में ये घूमेगी, ये चालक तार घूमेगा साथ में ये घूमेगी, ठीक है। जैसे आपको बताऊं मैं, जैसे ये चालक तार लिया, ठीक है, अब इसको आप घुमाओगे से तो एक स्लिप रिंग यहाँ, एक रिंग अंगूठी का आकार का रिंग छल्ला लगा दिया, एक छल्ला यहाँ लगा दिया। अब ये चालक तार घूमेगा, वो साथ में घूमेगी, तो ये चालक तार अब मान लेगी इसमें ईएमएफ का मान सबसे अधिक है, तो इस स्लिप रिंग में ईएमएफ का मान होगा, यहाँ 0 है, इस स्लिप रिंग में 0 होगा। मतलब कि ये होगी बात कि यहाँ पे ए और ये बी ए स्लिप रिंग में ईएमएफ का मान फिलहाल सबसे अधिक है और यहाँ 0 है। फिर यही पार्ट उठ के इधर जाएगा, सीडी इधर आएगा, तो सीडी में ईएमएफ का मान हो जाएगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, मतलब कि अधिक ईएमएफ होगा। एक बार यहाँ अधिक होगा, यहाँ 0 है, तो फिर क्या होगा, ये स्लिप, ये भाग उठ के इधर जाएगा, ये उठ के यहाँ 0 हो जाएगा, तो इस स्लिप रिंग में एक बार 0 हो जाएगा, एक बार अधिक था अब 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री 180 डिग्री घूमने के बाद 90 डिग्री ये ही इसके पास आएगा, तो यहाँ ए बी में 0, फिर यहाँ अधिक हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। दो बातें आ गई। तो इस स्लिप रिंग में ये आर्मेचर या कॉइल घूमती रहेगी, चालक तार घूमता रहेगा, इसमें अधिक रहेगा, इसमें 0 होता रहेगा, इसमें अधिक होता रहेगा, इसमें 0 होता रहेगा। इसका मतलब बाहर क्या मिला, एसी। तो आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक एसी ही होता है। ये आपको मैंने जो आर्मेचर पढ़ाया तब बता दिया था कि फैराडे के नियमानुसार जब भी कोई ईएमएफ होगा, चाहे ट्रांसफार्मर हो, अल्टरनेटर हो, जनरेटर हो, आर्मेचर हो, उसमें एसी होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये डीसी मोटर को जब डीसी देते हैं तो आर्मेचर में एसी कैसा आता है, वहां भी एसी होता है, मतलब कि आर्मेचर एसी पर ही काम करता है। अब मान लीजिए कि मैं ये जो रिंग बनाई आप लोगों ने,
इस रिंग को दो भागों में काट दूं, गौर से देखना, दो भागों में काट दिया और दोनों भाग यहां लगा दिए। यहां क्या मिली आपको? एसी मिली एक कॉइल पे। गौर से देखना, आपको फिर बताऊंगा मैं आपको। वो थी स्लिप रिंग, अब एक भाग यहां लगा दिया और एक भाग यहां लगा दिया और एक कार्बन ब्रुश यहां लगा दिया और एक कार्बन ब्रुश यहां लगा दिया। अब गौर से देखना, वो तो एसी थी। अब होगा क्या कि जब ये भाग, इस भाग में क्या है? ईएमएफ का मान अधिक है, इस भाग में क्या है? 0 है, तो यहां ईएमएफ का मान अधिक है और इसमें क्या है? इसमें 0 है। इसका मतलब इस स्प्लिट रिंग, मतलब कि इसका नाम क्या रखेंगे? एक रिंग को दो भागों में काटा, पहले क्या थी? रिंग थी, ठीक है। एक रिंग को दो भागों में बांटा तो क्या हो गई? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट पर तोड़ना, रिंग को तोड़ दिया और दो भागों में बांट दिया तो उसका नाम होगा स्प्लिट रिंग। टूटी हुई रिंग, दो भागों में बटी हुई रिंग, एक भाग इधर लगाया एक भाग इधर लगाया, इसमें देखकर इसमें 0 है, यही भाग उठ के इधर जाएगा। अब गौर से देखना, इस कार्बन ब्रुश के पास क्या मिला? अधिक मिला, इस कार्बन ब्रुश को अधिक वोल्टेज मिला और इसको क्या मिला? 0 मिला। अब कार्बन ब्रुश तो स्थिर है, हिलेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? ये भाग उठ के इधर जाएगा तो स्प्लिटिंग उठ के इधर चली जाएगी, ए स्प्लिटिंग, ये बी स्प्लिटिंग। अब उसके जस्ट बाद क्या होगा? ये ए बी सिरा इधर आ जाएगा, घूमेगा तो, और ये सी डी सिरा इधर आ जाएगा। तो अब इस कार्बन ब्रुश के पास पहले भी अधिक था, लेकिन सी डी का भाग इधर आया, इसके एन पोल के पास लंबवत आया, तो क्या हुआ? इसमें भी अधिक मिल गया। तो फिर क्या होगा? इस कार्बन ब्रुश को पहले भी अधिक मिला, अब भी अधिक मिल गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव मिल गया और इसको नेगेटिव मिला, क्यों? 0 है। और इस कार्बन ब्रुश के पास पहले भी नेगेटिव था और अब भी नेगेटिव आ गया, तो क्या मिला? इसको 0 मिल गया। फिर ये हिस्सा उठ के इधर आएगा, इसको फिर भी अधिक मिल जाएगा। इसका मतलब यहां आपको प्लस प्लस मिलता रहेगा, यहां आपको माइनस माइनस मिलता रहेगा। तो हो गया क्या? ये हो गया कि स्प्लिटिंग क्या करती है? उस एसी को डीसी में बदलती है। गौर से देखना, मैं कम्यूटेटर पढ़ा रहा हूं आपको, इसका स्वरूप पढ़ा रहा हूं कि क्यों इसका निर्माण किया गया। कम्यूटेटर क्या हुआ? इस एसी को, आर्मेचर में जो एसी उत्पन्न होती है, उस एसी को बाहर क्या मिली आपको? ये प्लस मिला, ये माइनस मिला। यहां आपको माइनस माइनस मिलता रहेगा, ये प्लस प्लस मिलता रहेगा। तो क्या हुआ कि ये एसी को डीसी में बदलती है। क्या? ये स्प्लिटिंग बदलती है ये। तो फिर कम्यूटेटर भी कहते हैं कि कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। तो फिर होगा क्या? देखो, कम्यूटेटर जब एसी को डीसी बदलता है, ये तो एक कॉइल थी, एक कॉइल के दो सिरे थे, दो स्प्लिटर लगाई। मान लीजिए किसी आर्मेचर में 20-30 कॉइल लगा दी जाए, तो क्या 40 स्प्लिटर लगाएंगे? गौर से देखना, फिर वो बहुत बड़ा 40 स्प्लिटर लगाएंगे, 40 कार्बन ब्रुश लगाएंगे। फिर क्या होगा? पूरा एक जाल फैल जाएगा, कभी कौन सा स्प्लिटिंग टूटेगा, कभी कोई कार्बन ब्रुश टूटेगा, तो फिर रोज बहुत समस्या आ गई। इसलिए इस स्प्लिटिंग को, कौन से को? एक इसको और एक इसको। गौर से देखना, कम्यूटेटर का निर्माण कैसे हुआ, कम्यूटेटर किस प्रकार से कम्यूटेटर का निर्माण हुआ, वो देखना आपको बताता हूं मैं। फिर आपको होगी सर वास्तव में अच्छी बात बताएगी कि कम्यूटेटर का निर्माण हुआ। ये देखिए गोल है, नहीं ये स्प्लिटिंग गोल है, ये भी गोल है। अब देखो गोल से क्या होगा? ये स्प्लिटिंग को सीधा कर लिया, मान लीजिए ये स्प्लिटिंग सीधी कर ली और ये स्प्लिटिंग भी सीधी कर ली, दोनों स्प्लिटिंग सीधी कर ली। एक के लिए 2 हो गई। अब मान लीजिए 30 कॉइल लगाई, 60 स्प्लिटिंग चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 60 चाहिए तो कार्बन पर 60 चाहिए तो फिर उजाड़ फैल गया। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। इन स्प्लिटिंगों को सीधा कर लिया। अब मान लीजिए कि 40 क्या हुआ, ये अपने 20 कॉइल लगा दी, 20 कॉइल के 40 सिरे, एक स्प्लिटिंग पर 2 सिरे जुड़ेंगे, तो 20 कॉइल के 20 सिरे हो गए। इसका मतलब 20 कॉइल के लिए पहले क्या चाहिए? 40 स्प्लिटिंग चाहिए। अब 20 कॉइल के लिए 20 ही इन स्प्लिटिंगों का प्रयोग करेंगे। तो फिर क्या होगा? अब लगाएंगे कैसे? क्योंकि गोल होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? इस प्रकार एक स्प्लिटिंग यहां रखेंगे, गौर से देखना, एक यहां रखेंगे, एक यहां रखेंगे, एक यहां रखेंगे, एक यहां रखेंगे, सबको आपस में सुव्यवस्थित कर दिया, इसको पैक कर दिया। गौर से देखना, अब पैक कर दिया, गोल होगी। एक कार्बन ब्रुश यहां रखा, एक कार्बन ब्रुश यहां रखा, तो क्या होगा? इस सेम टू सेम में बना दी। अब ये जो आपको पत्तियां दिखा रखी है मैंने, ये क्या है? तांबे की है, किसकी? हार्ड रॉक कॉपर की। अब क्या होगा? इन पत्तियों को एक साथ उठ के यहां गोला में पूरा गोल एक लिया और गोल में जैसे ऐसे ये ले लिया, इस पे एक पत्तियां जमा दी, सारी पत्तियां जमा दी। तो फिर क्या होगा? पीछे लगा दी आर्मेचर वाइंडिंग। कितने लगा दी? मान लीजिए कि 20 लगा दी, तो 20 पत्तियां लगा देंगे, लगा दी। और एक एक पत्ती के ऊपर एक वाइंडिंग का सिरा इसका, एक का सिरा इसका, एक सेगमेंट पर मतलब 2 सिरे जुड़ेंगे। तो फिर क्या होगा? ये जुड़ गया आपका। तो ये क्या हो गया? यदि यही आपको एसी को डीसी में बदल रही थी, तो ये क्या होगा? एसी को डीसी में बदलेगा। तो ये कह सकते हैं कि स्प्लिटिंगों के समूह को कम्यूटेटर कहते हैं, क्योंकि ये भी एसी को डीसी में और ये भी एसी को डीसी में। ये क्या है? यही वो स्प्लिटिंग थी जिनको आपने सीधा किया, यहां फिट कर दिया एक को। तो कहते हैं कि स्प्लिटिंग के समूह को कम्यूटेटर कहते हैं।
तो जब स्प्लिटिंग एसी को डीसी में बदल सकती है तो कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदल सकता है। ये सिर्फ एक लूप के लिए था। यहां से असंख्य लगा दो, 20 लगा दो, 30 लगा दो। यदि एक से अधिक लगाएंगे, एक लूप होगा तो स्प्लिटिंग ही प्रयोग करेंगे। ये तो दो से अधिक, एक से अधिक लूप हो गए तो फिर कम्यूटेटर प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि 10 कॉइल लगाई, 20 लगाई, वो आपको सामने मैंने आपको बता दिया कि कितने चाहिए। तो ये हो गया कम्यूटेटर आपका। ये सिर्फ यहां तक का कम्यूटेटर है, ये सेगमेंट है। अब इन पत्तियों, पहले तो स्प्लिट, ये क्या थी, स्प्लिटिंग थी, इसको सीधा किया, इसका नाम पत्ती की तरफ हो गया। तो क्या कहेंगे, एक पत्ती होगी ये मतलब एक कॉपर की पत्ती होगी, इन पत्तियों को नाम बदल के लिख देंगे सेगमेंट। जब तक गोलाई में थी तब तक स्प्लिटिंग, जब सीधा कर दिया नाम बदल दिया सेगमेंट, या फिर इसको खंड कह सकते हैं, या खंड कहते हैं। ये आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कम्यूटेटर क्या होता है। स्प्लिटिंग के समूह को कम्यूटेटर कहते हैं, या फिर स्प्लिटिंग के सुधार कम्यूटेटर कहलाता है, जो एसी को डीसी में बदलता है। इसका नाम देखो, कम्यूटेटर को हिंदी में दिक् परिवर्तक क्यों, दिक् परिवर्तक क्यों कहा, क्योंकि दिशा का परिवर्तन करता है, एसी को डीसी बदलता है। दूसरा नाम इसका क्या होता है, देखो दूसरा नाम होता है दिशा परिवर्तक। दिशा परिवर्तक, दिक् परिवर्तक, दिशा परिवर्तक, और कम्यूटेटर अपन लिखते ही हैं। ये तो दोस्तों आपका कम्यूटेटर का स्वरूप। आगे इसका और अध्ययन करते हैं कि ये क्यों लगाया, पत्तियों के बीच में क्या होगा, ये कार्य कैसे करेगा, उनकी बात देखते हैं। कार्य करने के आधार पर इसकी मतलब की प्रकृति क्या होगी वो और देख लेते हैं। अब देखो कम्यूटेटर क्या, यदि आगे और पढ़े, देखो एक सेगमेंट लिया, दूसरा सेगमेंट, सब सेगमेंट आपस में गोलाई में कम्यूटेटर का गोल होता है। तो क्या लिख सकते हैं, कम्यूटेटर की आकृति कैसी होती है, कम्यूटेटर की आकृति बेलनाकार होती है। तो सबसे पहले अपन छोटी छोटी बातें लिखेंगे। आप इधर इसको तो समझ गए कम्यूटेटर क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है, ये नाम लिख लेना। अब आपको बताता हूं आकृति, इसकी आकृति कैसी होती है, आप देख लो कैसी आकृति आपके सामने आकृति है। एक एक बात आपके सामने रखी है, इसकी आकृति बेलनाकार अर्थात सिलेंड्रिकल होती है। अब आगे धीरे धीरे बताऊंगा आपको। आकृति बेलनाकार होती है, ये सेगमेंट है, ये किसके हैं, देखो गौर से देखना। सबसे पहले बात होती है कि ये एसी को डीसी में बदलता है, आकृति होती है, तो इसके लिख दो कार्य, ये क्या करता है, कम्यूटेटर मशीन में, डीसी मशीन में। अब मशीन की बात करें, देखो मशीन में क्या आता है, जनरेटर भी आता है और मशीन में मोटर भी आते हैं, डीसी मोटर। तो क्या कहेंगे कि एसी को डीसी में परिवर्तित या कन्वर्ट, एक ही बात है, एसी को डीसी में परिवर्तित या फिर डीसी को एसी में परिवर्तित। दो बातें आ गई आपके सामने, क्या आ गई, एक डीसी मशीन में, मशीन का मतलब अब कहेंगे कि डीसी मशीन तो दो हो गई, तो क्या लिखेंगे, डीसी जनित्र में। डीसी जनित्र में कम्यूटेटर का कार्य क्या है, आर्मेचर में उत्पन्न एसी को डीसी में बदलना, डीसी में, एक तो ये था। और डीसी मोटर में, डीसी मोटर में आर्मेचर को डीसी से एसी में परिवर्तन कर धारा प्रदान करना। तो मोटर में क्या होगा, डीसी से एसी में, और जनरेटर को एसी से डीसी में। ये तो थी बात इनकी। अब देखो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि एसी को डीसी में बदलता है, तो अपने पास ऐसा कौन सा पार्ट है, मैं आपकी छोटी छोटी बात बताऊंगा। ऐसा कौन सा पार्ट है, देखो ये घूमता है, ठीक है ना, ये घूमता है, इसकी आकृति बेलनाकार है। अब आपके पास ऐसा कौन सा पार्ट है जो एसी को डीसी में बदलता है, तो फिर कह सकते हैं जनरेटर की बात देखा जाए तो आपको लगा रेक्टिफायर। आप लोगों ने देखा हो रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर जो पीएन संधि बोलते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा रेक्टिफायर क्या होता है। लेकिन इतना तो आप ये जानते हैं कि रेक्टिफायर होता क्या है, रेक्टिफायर एसी को डीसी बदलता है। तो क्या ये नहीं बदलता, बदलता है, तो फिर क्या कहेंगे, रेक्टिफायर है। लेकिन कैसा रेक्टिफायर, बात होगी नहीं, ये है तो रेक्टिफायर दिष्टकारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। कैसा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर है ये यांत्रिक दिष्टकारी। तो इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार का यांत्रिक दिष्टकारी है। क्या है, यांत्रिक दिष्टकारी। सबसे बड़ी बात आती है यांत्रिक दिष्टकारी किसे कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर
क्या नाम है? मैकेनिकल रेक्टिफायर। मैकेनिकल रेक्टिफायर। अब मैकेनिकल रेक्टिफायर है, अब पूछा देखो रेक्टिफायर तो कई होते हैं, एक हाफ वेव होता है, एक फुल वेव होता है, या ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो ये कौन सा रेक्टिफायर है, बात है कि नहीं? तो शुद्ध डीसी प्रदान करने वाला रेक्टिफायर है। क्या लिखेंगे? ये शुद्ध डीसी प्रदान करता है। यहां लिख दो आगे, ये शुद्ध डीसी प्रदान करता है। अब शुद्ध डीसी कैसे प्रदान करता है वो आपको बढ़ाएंगे, ठीक है ना? शुद्ध डीसी कैसे प्रदान करेगा, ये जब कंप्यूटर का चैप्टर कम्यूटेशन आएगा, जब आपको देखो कम्यूटेशन में एक कार्बन पुरुष 2 सेगमेंट का होता है, तब बताएंगे शुद्ध डीसी देता है। और शुद्ध डीसी कौन देता है? देखो आपको लगा है शुद्ध डीसी देता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो कह सकते हैं ये कौन सा रेक्टिफायर है? फुल वेव मैकेनिकल रेक्टिफायर, फुल वेव यांत्रिक दिष्टकारी। गौर से देखो ना दोस्तों, याद रखना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको मैं। ये फुल वेव यांत्रिक दिष्टकारी होता है। चलो यहां तक तो इसकी कार्य की बात आ गई कि कार्य क्या क्या होता है, क्यों करता है। अब आगे के देखते हैं। देखो ये सेगमेंट आप लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब ये सेगमेंट आप लोगों ने देखे, तो अब सेगमेंट बनते किसके हैं? देखो फिर मैं आपको बताऊंगा छोटी सी बातें कि ये सेगमेंट होते किसके हैं। अब सेगमेंट क्यों? देखो ये पत्ती थी ना पहले इसको, तो इसके आर्मेचर की जो पत्तियां होती हैं, क्या? आर्मेचर की पत्तियां। मैं आपको बताऊंगा आर्मेचर नहीं, सॉरी, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर की पत्तियों को सेगमेंट के खंड, इसको खंड बोलते हैं, निमी भाषा में खंड के नाम से जाना जाता है। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात देखो, आपको गौर से बताऊं, दूसरी बात क्या होती है कि इनको जाना जाता है सेगमेंट होते किसके हैं। तो लिख दो ये किसके, देखो ये लाला लग रहे हैं ना, ये सारे के सारे कॉपर के हैं, ठीक है ना। कॉपर कौन सा? हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो लिख दो कि ये खंड या सेगमेंट हार्ड ड्रॉन कॉपर। ये बताऊंगा हार्ड ड्रॉन कैसे बनाते हैं। हार्ड ड्रॉन हार्ड ड्रॉन कॉपर को कहते हैं, देखो, कर्षित कठोर तांबा, कर्षित कठोर तांबा, या कठोर कर्षित पे आता कभी का नाम, कठोर कर्षित या कर्षित कठोर तांबे से बने होते हैं। ये खंड बने होते हैं किससे? हार्ड ड्रॉन कॉपर कर्षित कठोर तांबे से बने होते हैं। चलो ये आगे बात। अब हार्ड ड्रॉन कॉपर बनाते कैसे, देखो आपको लोगों ने नहीं दी, आपको नहीं देखा है तो मेरे चालक की वीडियो देख लो, आप पीछे घुमा के देखोगे कि चालक के हार्ड ड्रॉन कॉपर क्या होता है, एनील्ड कॉपर क्या होता है, शुद्ध तांबा क्या होता है, कहाँ प्रयोग करते हैं, कितनी इसकी चालकता होती है, किसका इसका प्रतिरोध होता है, ताप गुणांक क्या होता है, सब पढ़ा है मैंने आपको। फिर भी आपको लगा है तो आप पीछे एक दो मतलब चालक की वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हार्ड ड्रॉन कॉपर कैसे बनाते हैं। तांबे में प्लस कैडमियम मिला देते हैं, याद रखना बात। तांबे में क्या मिलाएंगे? कैडमियम। कितना मिलाएंगे? 98% तो तांबा रहेगा, प्लस 2% कैडमियम मिला दिया जाता है, तो वह हार्ड ड्रॉन कॉपर बन जाता है। बस यही है हार्ड ड्रॉन कॉपर का, तो कि कुछ मजबूत होता है, टूट सकता है, घिस नहीं सकता, घिसेगा कम, ठीक है ना। चालकता वगैरह की घिसेगा कम, टूट जाएगा। ये तो थी हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो किसके होंगे ये सेगमेंट सारे के सारे हार्ड ड्रॉन कॉपर होंगे। लेकिन प्रत्येक पत्ती मैंने आपको बताया, ये पत्ती ये सारी पत्तियां यदि सारी आपस में मिल जाएंगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारी कॉइलें। तो फिर क्या होगा? इन पत्तियों के बीच में क्या लिखेंगे? माइका। तो प्रत्येक सेगमेंट आपस में माइका से इंसुलेट होती है। दो सेगमेंट के बीच में या दो खंड के बीच में माइका को हिंदी में कहते हैं अब्रक। अब्रक का इंसुलेशन होता है, या अब्रक से इंसुलेट होती हैं, इंसुलेटेड होती हैं। तो ये क्या बीच में सफेद सफेद लग रहा है, ये तो सारी पत्तियां सफेद। माइका इंसुलेशन, कभी कभी माइकानाइट भी नाम आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइका और माइकानाइट एक लगभग सेम ही है। तो माइकानाइट आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों नाम आ गए तो सिर्फ माइका लिखना है, और दोनों नाम नहीं आए, एक आता माइकानाइट, तो माइकानाइट का इंसुलेशन होता है। इसकी देखो ये माइकानाइट का प्रयोग क्यों किया, आप लोग कुछ अलग का वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे तरह याद होगा कि माइकानाइट टेम्परेचर में सबसे अधिक, देखो माइका
कुचालक पदार्थों के तापमान की श्रेणी में देखा जाए तो सबसे अधिक ताप सहन करने वाला होता है। दूसरी बात, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है, माइकानाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है, 60 किलोवोल्ट पर एमएम के हिसाब से होती है, 40 से 60 किलोवोल्ट पर एमएम के हिसाब से इसके वो होती है अपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहता है किसी, वो आप पीछे वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। इसलिए मैंने सारी वो चीजें बेसिक बातें पढ़ा दी आपको कि कभी मौका ही ऐसा आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो। इधर आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो अभी कंफ्यूज होने मैंने आपके दिमाग में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, ये तो थी बात इसकी। अब आप लोगों ने दो सेगमेंटों के बीच में माइका का इंसुलेशन होती है, माइका का इंसुलेशन होता है, ये तो थी इसकी बात। अब आगे और देखा जाए कि दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में माइका होता है, तो क्या कम्यूटेटर शाफ्ट देखो इसे, कम्यूटेटर शाफ्ट के बीच में क्या होता है? कम्यूटेटर भी तो शाफ्ट से इंसुलेटेड होता है, क्योंकि कम्यूटेटर में विद्युत वाहक होता है, तो क्या शाफ्ट से इसको इंसुलेटर नहीं करेंगे तो विद्युत वाहक कहां जाएगा? पूरी डीसी मशीन में करंट तोड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस कम्यूटेटर को शाफ्ट से भी क्या करते हैं? इंसुलेटेड करते हैं। किससे? वही माइका से होता है। तो ये कह सकते हैं कम्यूटेटर और शाफ्ट के बीच में, किसके बीच में? कम्यूटेटर और शाफ्ट के बीच में शाफ्ट के बीच में माइका का इंसुलेशन होता है। माइका इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन क्या होता है? अचालक होता है, मतलब कि एक दूसरे का आपस में विद्युत रोधी करें, विद्युत रोधन होता है बीच में, ठीक है ना, या विद्युत रोधन होता है। एक बात सामने निकल के आई। अब गौर से देखो, मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आपको मन में ऐसा कोई कंफ्यूज नहीं छोड़ूंगा कि आपको यदि समझ में नहीं आया हो। अब देखो, ये कम्यूटेटर कहाँ लगा होता है? गौर से देखना, कम्यूटेटर व्यवस्थित कहाँ है? आगे की बातें और पढ़ाऊंगा, पहले यही देखो, ये कम्यूटेटर कहाँ लगा है? शाफ्ट के ऊपर लगा है। तो क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटर कहाँ होता है? कम्यूटेटर शाफ्ट में स्थित होता है। कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक, दिशा परिवर्तक शाफ्ट पर स्थित होता है। कभी कभार कम्यूटेटर कहाँ व्यवस्थित होता है? शाफ्ट पर व्यवस्थित होता है या शाफ्ट पे लगाया जाता है, एक ही बात है। अब शाफ्ट पे लगा दिया, शाफ्ट और कम्यूटेटर के बीच में माइका लगा दी, क्यों? क्योंकि आपस में इंसुलेटेड होना चाहिए। दो सेगमेंट के बीच में माइका लगा दी, क्यों? आपस में इंसुलेटेड होना चाहिए। माइका ही क्यों लगाई? आपको बताया है कि इसका तापमान सबसे अधिक होता है और इसकी पराविद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है। दूसरी बात, माइका एक चिकना पदार्थ होता है, मतलब कि घिस सकता है। दूसरा, मतलब कि ये घिसने वाला नहीं होता है, मतलब कि स्मूथिंग होता है। इसके बराबर कर देंगे तो ये बिल्कुल प्लेन होता है, चिकने पदार्थ होता है माइका। आप देखोगे तो आपको लग जाएगा जैसे आपने प्रेस खोलो, प्रेस का पता देखेंगे, प्रेस के चारों तरफ क्या आता है? माइका आते हैं, पारदर्शी माइका आती है। तो वही माइका यहाँ पे होती है, मतलब कि एक चिकना पदार्थ होता है कि कार्बन उसको घिसने नहीं देता है, इसलिए कहते हैं माइका लगाई। दो तीन बातें इसकी विशेषता थी, माइका लगा दी। अब आगे देखो, यहां से लेयर लगा दिया, यहां से माइका लगा दी। अब थोड़ा सा आगे और चले तो देखो, ये माइका, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट तो कुछ ऊपर उठे हैं क्योंकि ये आर्मेचर आ गया पीछे। ये क्या है? ये आर्मेचर है। और आर्मेचर दोस्तों आपको पढ़ा चुका हूं, सिलिकॉन स्टील का बना होता है और बीच में सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है। आपस में पत्तियां इंसुलेटेड होते हैं, अपने अब्रक वार्निश से इंसुलेटेड होते हैं। ये पढ़ा चुका हूं, सिर्फ जस्ट पिछला वीडियो था आर्मेचर के बारे में। अब आर्मेचर पर स्लॉट कटी होती है, मैंने आपको बताया 3 प्रकार के स्लॉट होते हैं। स्लॉटों का काम क्या है? वाइंडिंग को स्थापित करना। स्लॉट का काम क्या है? वाइंडिंग को स्थापित करना। तो क्या यहां स्लॉट नहीं है? यहां स्लॉट है, यहां स्लॉट है, और स्लॉटों में क्या है? वाइंडिंग है। मैंने आपको पहले चित्र बना के दिखा, एक लूप था, लेकिन यहाँ लूप नहीं है, यहाँ अनेक वाइंडिंग है, 10, 20, 30, 40 वाइंडिंग है, ठीक है ना। तो उस वाइंडिंग की बात कर, देखो उस वाइंडिंग का कनेक्शन कहाँ होगा? इस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ होगा, क्योंकि तभी तो वाइंडिंग घूमेगी, ये भी घूमेगा, ये बाहर रहेगा, ये चुंबकीय फ्लक्स के बीच में घूमेगा। कैसे? यहाँ एन होगा और यहाँ एस होगा, और ये चुंबकीय फ्लक्स के बीच में आर्मेचर घूमेगा, उन चालकों में ईएमएफ उत्पन्न होगा फैराडे के नियमानुसार। वो ईएमएफ कहाँ जाएगा? वो सेगमेंट के पास आएगा, ठीक है ना। आप किसी डीसी मशीन को खोल के देखोगे तो आपको लगेगा कि वो कहाँ जाएगा? वो सेगमेंट के पास आएगा। तो उस आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन कहाँ होंगे? उस सेगमेंट के ऊपर होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर थोड़ा भाग उठा के दिया है, ये ऊपर दे दिया आप लोगों को। अब गौर से देखना, ये जो भाग उठाया है तो क्या होगा? मान लीजिए कि ये वाइंडिंग है, ये यहां से क्या होगा? उस कम्यूटेटर के जो स्लॉट होंगे, स्लॉटों में, खांचों में ये वाइंडिंग होगी, यहाँ पे ये वाइंडिंग होगी यहाँ पे,
ठीक है ना, ये वाइंडिंग होगी यहाँ पे, स्लॉटों में वाइंडिंग तो लगाएंगे, ये वाइंडिंग होगी यहाँ पे, वाइंडिंग लगा दी। अब क्या होगा, उन वाइंडिंग का संयोजन कहाँ होगा, देखो वाइंडिंग का संयोजन इस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ होगा, ऐसे इनके साथ होगा। तो मतलब क्या होगा कि इनका संयोजन की और अधिक से वाइंडिंग है, तो कह सकते हैं कि इन सेगमेंट की संख्या किसके आधार पर रखेगी, बात आ गई नहीं कि यहां सेगमेंट की संख्या किसके आधार पर रखेगी। दूसरी बात आ गई कि यहां से लेके यहां तक इनका संयोजन किया तो क्या करेंगे, यहां सोल्डरिंग करवा देंगे। छोटी मशीनों में क्या करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे, और बड़ी मशीनों में यहाँ पे कॉपर के लग लगाएंगे, लिख लेना। छोटी मशीनों में सोल्डरिंग करेंगे और बड़ी मशीनों में कॉपर की लग लगाएंगे। तो फिर क्या होगा, इस भाग को क्या कहते हैं, देखो मैंने यहाँ सेगमेंट का भाग उठाया और यहाँ पे संयोजन किया, तो इस उठे भाग को कहते हैं राइजर। तो मैंने लिखा कम्यूटेटर राइजर क्या होता है, सेगमेंट के उठे हुए भाग को राइजर कहते हैं। और देखा सेगमेंट के उठे हुए भाग को राइजर कहते हैं जहां पे आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन होते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, सेगमेंट के उठे हुए भाग को राइजर कहते हैं। सेगमेंट के उठे हुए भाग को राइजर कहते हैं जहां आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन होते हैं, ठीक है। छोटी मशीन में क्या करेंगे, यहां पे छोटी मशीन में करेंगे सोल्डरिंग, लिख लेना। छोटी मशीनों में सोल्डरिंग करेंगे। राइजर पर क्या होगा, राइजर पर संयोजन सोल्डरिंग के द्वारा होता है। छोटी मशीन में राइजर पर सोल्डरिंग और बड़ी मशीन में कॉपर के लग लगाते हैं। कॉपर के लग से संयोजन करते हैं। दो बातें निकल के आगे, देखो ये तो होगी बात यहाँ पे, लेकिन वो नहीं देखा कि इन आर्मेचर वाइंडिंग की संख्या या कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कितनी होगी, किसके आधार पर निर्भर करते हैं। देखो जितनी वाइंडिंग होंगी, याद रखना आर्मेचर में जितनी वाइंडिंग होंगी उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट होंगी, ठीक है। तो दिक् परिवर्तक के खंड की संख्या क्या लिखेंगे, दिक् परिवर्तक के खंड की संख्या लिख देते हैं यहां पे, दिक् परिवर्तक, हिंदी में लिख लो दिक् परिवर्तक के खंड की संख्या, मतलब कि कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर वाइंडिंग की संख्या के बराबर होती है। दो बातें आ गई, संख्या के बराबर होती है, ये ठीक है बात। अब देखो इनकी संख्या भी होगी, इनके कनेक्शन भी हो गए, लेकिन एक छोटी सी बात और बच गई, इंसुलेशन जो बीच में माइका इंसुलेशन दिया ना, माइका की इंसुलेशन, तो कितना इंसुलेशन रखें, माइका के इंसुलेशन की मोटाई कितनी रखें, ऐसा नहीं है कि आर्मेचर सेगमेंट कम हो और मोटाई ज्यादा कर दे, नहीं। तो इसके कम्यूटेटर सेगमेंट की साइज क्या रखें, राइजर देख लिया, कम्यूटेटर सेगमेंट जो लगा रखे हैं उनमें अब्रक की साइज, मतलब की इंसुलेशन की साइज, तो इंसुलेशन की साइज क्या रखेंगे, देखो ये इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन की साइज लिख लो, 0 इंसुलेशन की साइज है यहाँ पे 0.5 mm से 1 mm तक। याद रखना बात कि दो सेगमेंट के बीच में जो अब्रक का इंसुलेशन लगाया आप लोगों ने, उस अब्रक के इंसुलेशन की साइज क्या होगी, अब्रक की इंसुलेशन की मोटाई क्या होगी, कितनी मोटी होगी, वो 0.5 mm से 1 mm तक इसकी मोटाई होगी, ठीक है। ये तो थी बात इसकी। और अब देखो दोस्तों आगे की बात कर रहे हैं, मुख्य कार्य क्या है, कम्यूटेटर का मुख्य कार्य, और लिख लो मुख्य कार्य की बात कर। हाँ एक छोटी सी बात और बच गई, देखो इस कम्यूटेटर सेगमेंट जो है उसकी आकृति कैसी होती है, किस साइज के होते हैं, वी आकृति के होते हैं। देखो यार मैंने आपको मैं बताना भूल गया, ये जब कम्यूटेटर चलता है घूमता है
तो अभिकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है ना, अभिकेंद्रीय बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल से वाइब्रेशन होकर कंप्यूटर सेगमेंट हिल जाते हैं और अपनी जगह छोड़ देते हैं, इसलिए उनको वी आकृति में बना दिया। तो सेगमेंट की आकृति क्या रहेगी, वी साइज के रहेंगे, वी आकृति रहेगी इनकी। वी आकृति कैसी, देखो ये ऐसे बनाते हैं, वी आकृति के रहेंगे, ठीक है ना। ये नीचे से वी होती चली जाएगी, फिर ये वी होगी, बीच में इंसुलेशन भर देंगे, तो जब भी चलेगा वाइब्रेशन होगा तो ये बाहर उखड़ के बाहर नहीं आएंगी। इसलिए इनको वी आकृति बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि कम्यूटेटर सेगमेंट जब अभिकेंद्रीय बल लगता है या वाइब्रेशन होता है मशीन में तो बाहर नहीं आए निकल के, बाहर आएंगे तो कम्यूटेटर खराब हो जाएगा। ये तो था आपका दोस्तों कम्यूटेटर, जो आपको मैंने बता दिया कि एसी को डीसी बदलता है और डीसी को एसी बदलता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, यांत्रिक दिष्टकारी जिसको कहते हैं, इसका नाम दिक् परिवर्तक या दिशा परिवर्तक होता है। तो दोस्तों अब इसके बारे में यदि आपको दिमाग में और कोई क्वेश्चन बच गया तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही है। अब बात आ गई कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहले वाली वीडियो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एनीमी पैटर्न के आधार पर कंप्लीट सिलेबस करने और एग्जाम की बेहतर सभी प्रकार के एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और ये लगेगा वास्तव में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और सीख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।